कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 5 भारत में पूंजी का निर्माण। फ्रेंड, इसके पहले के भागों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्धनता, उदारीकरण, निजीकरण वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है। फ्रेंड, यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और अपने उन चैप्टर का जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर लें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए हेल्प मिले। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। करते हैं अपना अगला चैप्टर स्टार्ट। आपकी जो बुक का पार्ट 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके चैप्टर 5 की हम बात कर रहे हैं, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। क्या बात कर रहे हैं हम? भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो सबसे पहले एक बात करेंगे कि भारत में मानव पूंजी के निर्माण की हम बात करें, लेकिन मानव पूंजी क्या होती है? मानव पूंजी क्या होती है फ्रेंड्स? जिस तरह से हम हमारे बिजनेस में व्यापार में क्या करते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं। तो पूंजी का निर्माण किस तरह से होता है दोस्तों? पूंजी के निवेश के द्वारा है क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। उसी तरह से मानव के निवेश द्वारा क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। यानी कि आपको मानव पूंजी निर्माण के लिए आपको क्या निवेश करना पड़ेगा? मानव का ही निवेश करना पड़ेगा। जिस तरह से पूंजी निर्माण के लिए हमें किसका निवेश करना पड़ता है? पूंजी का निवेश करना पड़ता है। उसी तरह से मानव निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मानव का ही निवेश करना पड़ेगा। तो क्या है, किस तरह से होता है, क्या स्रोत है, तो हम इसकी पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं और इसको समझते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इसका परिचय। सबसे पहले बोल रहा है मानव जाति का विकास। मानव जाति का विकास किस तरह से हुआ और क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रेंड्स, कर रहे हैं शिक्षित और अशिक्षित लोगों का। हम बात कर रहे हैं मानव जाति का विकास और बात कर रहे हैं शिक्षित लोगों और अशिक्षित लोगों की। बात कर रहे हैं किसकी? शिक्षित और अशिक्षित लोगों की, पढ़े लिखे लोग और निरक्षर लोग। साक्षर और निरक्षर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो शिक्षित लोग होते हैं उनका श्रम और कौशल क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि वो ज्यादा इफेक्टिव वर्किंग कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अशिक्षित लोगों के सामने। अशिक्षित लोग होते हैं उनका क्या होता है, कम होता है उनका कौशल। यानी कि एक क्वालिटी वाली जो बात करते हैं ना हम, कि एक क्वालिटी, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसमें वो टैलेंट है, वो जो बात होती है वो किसकी होती है? शिक्षित लोगों के बीच में कौशल, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसमें? अशिक्षित लोगों के बीच में। तो शिक्षित लोगों का श्रम कौशल क्या होता है, अधिक होता है और अशिक्षित लोगों का क्या होता है, कम होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका इनकम। यहाँ पे हम इनकम की बात करें तो ऑब्वियस है कि ज्यादा पढ़ा लिखा लोग है, शिक्षित लोग है, उसका श्रम कौशल ज्यादा है, तो उसके द्वारा कमाई जाने वाली, अर्न की जाने वाली, सृजन करने वाली आय भी क्या होगी, अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में अधिक होगी? अशिक्षित लोगों के कंपैरिजन में। और अशिक्षित लोगों की क्या होगी, कम होगी आय। बात करते हैं तीसरी, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि की देखो, हमारी आर्थिक समृद्धि होगी कैसे? जब हमारी उत्पादन अधिक होगा, हमारी आय क्या होगी, अधिक होगी। तो जहां हमारी आय अधिक है तो योगदान भी क्या है, अधिक है, और यहाँ हमारी आय कम है तो योगदान भी क्या है, कम है। तो शिक्षित लोगों का आर्थिक समृद्धि में योगदान क्या होता है, अधिक होता है, और अशिक्षित का क्या होता है, कम होता है। फिर उसके बाद अगली हम बात करते हैं वह है नव प्रवर्तनों को बढ़ावा। यानी कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू इशू जब मार्केट में आता है तो एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई नई चीज़ है ना, एक बार ट्राई करके तो देखनी चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं है वो तो मना कर देते कि नहीं नहीं नहीं, हमको ये नहीं, हमारा तो जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, उसी के लिए क्या कहते हैं, एग्री रहते कि नहीं हमारा जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, हमें कोई नई चीज़ हमें क्या है, हमें नहीं चाहिए नई चीज़ को लिए जल्दी से वो क्या होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक परिचय था मानव विकास के लिए कि किस तरह से मानव जाति का विकास हुआ। शिक्षित और अशिक्षित लोगों की हमने यहाँ पर बात की कि किस तरह से ये हुआ। अब बात करते हैं मानव पूंजी क्या है, कि एक मानव पूंजी क्या होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मानव पूंजी की बात कर रहे हैं कि मानव पूंजी क्या है। तो फ्रेंड्स, मानव पूंजी जैसा कि मैं आपको बता रही थी अभी कि जिस तरह से पूंजी निर्माण के लिए हमें क्या आवश्यक है, पूंजी, ठीक है, पूंजी निर्माण के लिए पूंजी में निवेश आवश्यक है। उसी तरह से मानव पूंजी निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, मानव का निवेश आवश्यक है। तो क्या बोल रहे हैं, मानव संसाधनों को मानव पूंजी में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, मानव पूंजी का निर्माण कहलाता है। जिस तरह से किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं, तो द एंड हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और वो जो प्रॉफिट है वो क्या है, हमारे पूंजी का निर्माण है, ठीक है। तो इसी तरह से मानव संसाधनों को, यानी कि मानव को,
ठीक है। मानव पूंजी में परिवर्तित करना ही क्या है, आपके मानव पूंजी है। क्या बोल रहा है, छात्र रूपी मानव संसाधन को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर जैसी किसी मानव पूंजी में परिवर्तित करना ही आपका क्या है, मानव पूंजी का निर्माण है। यानी कि आपके पास जो मानव संसाधन है वो क्या है, एक स्टूडेंट है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे दोस्त हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग क्या हो, मानव संसाधन हो, एक छात्र रूपी मानव संसाधन हो। आप अपनी शिक्षा के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने आप को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर, किसी भी चीज़ में जब आपको डेवलप करोगे, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुड विशेष है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, आपके जो एम है उसे अचीव करें। अपनी फेवरेट फील्ड में आप जो भी करना चाहते हैं, देखो आप कॉमर्स फील्ड है तो आप CA, CS, CWA, MBA, BBA या फिर आप टीचर बनकर करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब यहाँ पर तो ये सारे छात्र रूपी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो क्या आ गए, कॉमर्स स्टूडेंट हो गए, तो हमारे लिए फील्ड क्या हो गया, थोड़ा सेलेक्टेड हो गया है, तो हम क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अब एक कॉमर्स स्टूडेंट डॉक्टर तो नहीं बन सकता। डॉक्टर बन सकता है, आप PhD करके आपके पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट में डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध हैं, ऐसा डॉक्टर आप अभी नहीं बन सकते हैं। तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोस्तों, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और अपने मनपसंद क्षेत्र में चुनाव करें और उस फील्ड में, अपनी फील्ड में आगे बढ़ें। तो आप जो छात्र हैं वो छात्र क्या है, मानव संसाधन है, ठीक है ना। मानव संसाधन है, तो जो मानव संसाधन है ये बढ़ेगा किसके थ्रू, शिक्षा को लेके। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, उच्च शिक्षा को प्राप्त करोगे, तभी आपके क्या होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो मानव पूंजी क्या है, मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करना ही हमारा क्या है, मानव पूंजी का निर्माण है। तो ये तो है। अब लेकिन ये होता किस तरह से, क्या इसके स्रोत है, कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है। तो सबसे पहला जो है वह है आपका शिक्षा में निवेश। जैसे मैंने बोला ना कि पूंजी का, जब पूंजी में निवेश करते तो हमें क्या मिलते हैं, पूंजी का निर्माण होता है। उसी तरह से मानव का जब मानव में निवेश होता है तो हमें क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण। लेकिन किस तरह से, उसके क्या स्रोत है। तो जो पहला स्रोत है दोस्तों वह है शिक्षा में निवेश। यानी कि आप छात्र रूपी मानव संसाधन हो और आप इन्वेस्ट करोगे किसमें, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप जब शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करोगे और अच्छी उच्च शिक्षा को प्राप्त करोगे, तो आप क्या बन जाओगे, एक अच्छे मानव पूंजी। क्या बन जाओगे, एक अच्छी मानव पूंजी। जब आप उच्च शिक्षा के रूप में क्या कर रहे हो, अपने इसको निवेश कर रहे हो, तो शिक्षा क्या है, मानव पूंजी निर्माण के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन स्रोत है। फिर जो दूसरा है आपका वह है स्वास्थ्य में निवेश। यानी कि देखो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप स्कूल गए हो, क्लास में बैठे हो पढ़ने के लिए, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्टोमक अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका ध्यान पढ़ने में 1% भी नहीं लगेगा। चाहे टीचर आपको कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ाए, आपका मन बिल्कुल भी उसको पढ़ने में नहीं लगेगा। और जब आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो स्वास्थ्य में निवेश भी क्या है, एक अच्छी मानव पूंजी का निर्माण है, कि आप अपने स्वास्थ्य को क्या रखिए, बेहतर रखिए, अच्छा रखिए। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, आपको कोई बीमारी हो ही ना, इसके लिए आप क्या कीजिए, समय समय पर टीके लगवाइए। टीकाकरण कार्यक्रम जो होता है उसको लगवाइए। फ्रेंड्स, अभी कोरोना सिचुएशन में कोरोना के टीके आ गए हैं, कोरोना की वैक्सीन काफ़ी लोगों को लग रही है। अपना नंबर अभी नहीं आया है, लेकिन फ्रेंड्स जब भी आपका इस वैक्सीन के लिए नंबर आए, आप टाइम पे टीका जरूर लगवाएं। जिससे क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम क्या होंगे, बीमार नहीं होंगे, या होंगे तो भी हमारा क्या होगा, बचाव ज़्यादा होगा। हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में होंगी, क्या होंगे, वो डेवलप हो जाएंगे और उस बीमारी को जल्दी से क्या करेंगे, खत्म करने की क्षमता रखेंगे। तो स्वास्थ्य में निवेश में जब हम पहली बात करते हैं तो वो होता है हमारा टीकाकरण। टीकाकरण यानी कि क्या, कोई बीमारी ना हो या हो तो उसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, तो उसके लिए हम क्या करें, समय समय पर टीके लगवाएं। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा कि यदि हम बीमार हो गए, यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो जल्दी से हम किसी का परामर्श ले, डॉक्टर का परामर्श ले और क्या करें, समय पर दवा की खुराक लेकर क्या हो जाए, सही हो जाए, अपने स्वास्थ्य को सही कर ले। ये होता है आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा होता है कि आपके स्वास्थ्य खराब ही ना हो, इसके लिए आप पहले से क्या बरतो, सावधानी बरतो। आप अपने भोजन में अच्छा मतलब सही भोजन, अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए कि उसमें ज़्यादा ऑयली फूड्स को अवॉइड करें, बाहर के जंक फूड को अवॉइड करें, अच्छा हेल्दी फूड आप खाएं। और हेल्दी फूड के साथ साथ आप क्या करें, योगा करें, व्यायाम करें, जिससे आपका क्या स्वास्थ्य होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ये होता है आपका स्वास्थ्य में निवेश। यानी कि आप
आपको कोई बीमारी ना हो इसके लिए आप क्या कीजिए, टीका लगवाइए। अगर आपको बीमार हो जाते हो आप तो आप समय पे डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो और क्या कर लो, दवाई ले लो। तीसरा है कि आप बीमार हो ही ना हो इसके लिए क्या करो, आप प्रॉपर डाइट खाना खाओ, अच्छा हेल्दी फूड खाओ और क्या करो, टाइम टाइम पे एक्सरसाइज करो, योगा करो, व्यायाम करो। तो ये होता है आपका स्वास्थ्य में निवेश, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति भी क्या होता है, मानव पूंजी होता है। फिर होता है आपका कार्य के दौरान प्रशिक्षण, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, कोई जॉब है और उस जॉब में आपको काम सिखाने के लिए आपको समय समय पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे आपके नॉलेज में क्या होती है, वृद्धि होती है, आपके ज्ञान स्तर बढ़ता है। और उस ज्ञान स्तर में बढ़ने के कारण, ठीक है ना, आपका जब ज्ञान का स्तर बढ़ता है और ज्ञान का स्तर जब बढ़ता है और आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, आपका संवर्धन होता है, तो ये भी क्या है, एक मानव पूंजी का स्रोत है। कार्य पर प्रशिक्षण भी मानव पूंजी का क्या है, स्रोत है। तो जो कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉय के लिए समय समय पर ये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराती है। इससे क्या होती है, कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो या तो वो कंपनी खुद अपने लेवल पर अपनी ही जगह पे क्या करती है, प्रशिक्षण की सुविधा, या फिर किसी अन्य स्थान पर अपनी कंपनी का अगर माना उसका कोई ब्रांच ऑफिस कुछ है तो वहां पे भेज के क्या करती है, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करा के उस कंपनी को क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, यानी कि उसको प्रशिक्षण से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो किसे वहन करने होते हैं, उस संस्था को वहन करने होते हैं। लेकिन उस संस्था ये जो खर्चे होते हैं प्रशिक्षण के लिए, इनसे जो उत्पादकता में वृद्धि होती है ना, कार्य के दौरान प्रशिक्षण जो कर्मचारियों में जो उत्पादकता में वृद्धि होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी ऐसे खर्चों को क्या करना चाहती है, वहन करना चाहती है, जिससे उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन एक बार जब वो पैसा खर्च कर देती तो वो सोचती है कि जिस एम्प्लॉय पे हमने ये पैसा खर्च किया है, कम से कम हमारे उस व्यय को वहन करने तक तो वो जो कर्मचारी है वो क्या हो, हमारे साथ बना रहे, हमारी संस्था में क्या करे, कार्य करे। फिर होता है आपका प्रबंधन तथा सूचना, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा आप एक अच्छा मैनेजमेंट रखते हो, ठीक है ना। कोई क्लास है और कोई टीचर है, तो जब टीचर अपनी क्लास को अच्छे से मैनेज करता है, अच्छे से पढ़ाता है, तो ऑब्वियसली कि उसकी क्लास की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उत्पादन क्षमता, ज्ञान के स्तर का जो स्तर होगा, ज्ञान का स्तर होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो चार क्या है, आपके मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत है। पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका स्वास्थ्य, तीसरा है आपका कार्य के दौरान प्रशिक्षण और चौथा है आपका प्रबंध तथा सूचना। इन सभी से क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक हमारा वो कह रहा है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। यानी कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि दोनों क्या है, क्या दोनों एक है, दोनों अलग अलग है, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। आर्थिक समृद्धि यानी कि आप एक देखें तो कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक समृद्धि का आशय लिया जाता है आपकी राष्ट्रीय आय से या फिर आपकी पर्टिकुलर इनकम से। अगर हम छोटे स्तर पर आप और हमारी बात करते हैं तो आपका और मेरा आर्थिक समृद्धि का स्तर कैसे पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है और मेरी इनकम कितनी है। तो ये बोल रहे कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश में क्या लिया जाता है, आय से लिया जाता है। फिर बोल रहे हैं स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। और वैसे ये अभी तो हमने पूरा जो मैंने आपको बताया था ऊपर, मानव पूंजी के स्रोत में जब हम स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो किस तरह से टीकाकरण, और बीमार हो जाए तो समय पर दवाई लेना, और हम बीमार हो ही ना इसके लिए क्या करना, अच्छा खाना खाना, व्यायाम करना, योगा करना। तो जो हमारी स्वास्थ्य है, देखो जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तब भी हम क्या रहेंगे, आर्थिक समृद्धि ही रहेंगे। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य बीमार है तो हमारी इनकम का कुछ हिस्सा क्या जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में हमें खर्च करना पड़ेगा, तो हमारी आर्थिक समृद्धि एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता में संवर्धन करती है। यानी कि जब आप अच्छा पढ़ोगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा तो आपकी कैपेसिटी, आपकी उपार्जन क्षमता, आपकी उत्पादकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी क्या होगा, उसका संवर्धन होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। और जब ये सब चीज़ें बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि है तो दोनों क्या चीज़ें हैं, अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, एक सकारात्मक रिलेशन है। यानी कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपका मानव पूंजी निर्माण बढ़ेगा तो ये श्योर गारंटी
गारंटी है कि आपका क्या होगा, आर्थिक समृद्धि भी होगी ही होगी। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का जो संबंध है वह क्या है, एक सकारात्मक संबंध है, यानी कि दोनों एक साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो देखो ये अगला पॉइंट इसी में बता रहे हैं कि मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, यानी कि क्या दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या है, सकारात्मक है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। ये होता है आपका सकारात्मक संबंध। और अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो इसको कहते हैं विपरीत संबंध, यानी इन दोनों में रिलेशन सही नहीं है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। लेकिन मानव पूंजी और आर्थिक संबंधी का जो संबंध है वो क्या है, सकारात्मक है, दोनों क्या होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है जहां प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय में समृद्धि में सहायता मिलती है, यानी कि जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, आपका लेवल क्या है, अप है, हाई लेवल है, तो मानव पूंजी सृजन का कारण बनेगी। यानी देखो किसी फैमिली की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी फैमिली की इनकम बहुत ज्यादा है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, मानव पूंजी निर्माण में सहायता करेंगे, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छा उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा उनका होगा इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, मानव पूंजी का निर्माण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मानव पूंजी का सृजन। फिर उसके बाद अगर आप मानव पूंजी का निर्माण है, यानी कि आप ऑलरेडी अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, तो क्या हो, आपकी समृद्धि वैसे ही ज्यादा है। तो इन दोनों में क्या बता रही हूं मैं कि धनात्मक संबंध है, दो अलग अलग चीजें लेकिन फिर भी एक साथ है। तो आपकी जब इनकम ज्यादा होगी तो मानव पूंजी का निर्माण होगा ही होगा, और जब मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है तो आर्थिक समृद्धि होगी ही होगी। अगला जो पॉइंट है वह है मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के उच्च पद पर ले जाएगा, यानी कि हम हमारे समाज का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से कर सकते हैं, मानव पूंजी के निर्माण के द्वारा। कि जितनी ज्यादा मानव पूंजी होगी, जितनी ज्यादा मानव पूंजी का निर्माण होगा, हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और हम क्या करेंगे, उच्च पथ पर आगे अग्रसर होंगे, और हमें हमारे उद्देश्यों की क्या होगी, प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, मानव पूंजी और मानव विकास। ठीक है, मानव पूंजी और मानव विकास। यहाँ पर मानव पूंजी और मानव विकास की हम बात करें तो बोल रहा है कि मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम का उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से बनाती है, यानी कि जब आप अपने मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो श्रम का उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम होती है। यानी देखो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपकी उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी। आपका शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो आपकी उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मानव पूंजी की अवधारणा क्या करती है, इसकी उत्पादकता माध्यम बनती है कि जब आपके ये दोनों ज्यादा होंगे तो ये तो ज्यादा होगा ही होगा। अगला बात कर रहा है मानव विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, यानी कि विकास क्या है, देखो एक मानव का विकास है और शिक्षा और स्वास्थ्य उसी के ही क्या है, दो अंग है, एक है आपका शिक्षा और दूसरा है आपका स्वास्थ्य। ये क्या है, मानव कल्याण का निर्माण करते हैं। तो मानव कल्याण के क्या है, अभिन्न अंग हैं। फिर ये दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होते हुए भी क्या है, सकारात्मक संबंध है। वैसे ही अपने आर्थिक समृद्धि के बीच में हमने जो बात की थी कि देखो मानव पूंजी बढ़ेगी तो मानव का विकास होगा ही होगा, उसी तरह से जब मानव पूंजी का निर्माण होगा तो आर्थिक समृद्धि होगी ही होगी। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो क्या है, सकारात्मक है, पॉजिटिव रिलेशन है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो अगला पॉइंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। ठीक है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति कर रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छा है, ऐसा होता है, लेकिन इसकी हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन है, भारत में पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट उसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, तो हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो भारत देश में प्रशासन व्यवस्था संघीय है। संघीय यानी कि क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं स्थानीय निकाय, आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये जो है आपके क्या है, स्थानीय निकाय है। तो संघीय व्यवस्था, संघीय अर्थव्यवस्था यानी कि जिसमें केंद्र, राज्य और आपके स्थानीय निकाय क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। मानव पूंजी के स्रोत क्या है अपने, शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव पूंजी के स्रोत शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ किया जाता है। देखो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में क्या है, पहले तो ये तीनों मिलके काम करते हैं, और जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो मानव पूंजी के जो स्रोत है, महत्वपूर्ण आपके जो स्रोत है, शिक्षा और स्वास्थ्य। वैसे मानव पूंजी के 4 स्रोत है,
शिक्षा तथा शिक्षा पहला, दूसरा स्वास्थ्य, फिर है आपका कार्य पर प्रशिक्षण, और फिर था आपका चौथा प्रबंध और सूचना। लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण स्रोत है क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पर जो व्यय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासकीय स्तर पर साथ साथ किया जाता है, यानी कि तीनों मिलके क्या करती है, एक्सपेंस को बियर करती है और साथ में एक्सपेंस करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निजी एवं सार्वजनिक दोनों संस्थाएं मिलकर प्रयास कर रही है, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है यहाँ पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी और सार्वजनिक दोनों ही उपक्रम आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी प्राइवेट स्कूल है और बहुत सारी क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, किसके क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको गवर्नमेंट और निजी प्राइवेट दोनों ही तरह की संस्थाएं बहुत मिल जाएगी। आप अपने आसपास इन चीज़ों को देखते ही हैं, निजी और सार्वजनिक संस्थाएं का आपको अच्छे से पता है, तो हम इसका डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका निजी और सार्वजनिक उपक्रम का हम डिटेल डिस्कशन हमारे लास्ट जो हमारा भाग था भारतीय अर्थव्यवस्था और उदारीकरण और निजीकरण वाले टॉपिक में हम इसका डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ यहाँ पर, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो बात है ये, तो आप मुझे ये बताइए कि जब सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपना उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब सार्वजनिक उपक्रम का निजी क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है वह है सरकार द्वारा इस पर किए गए व्यय में वृद्धि की जा रही है, यानी कि मानव पूंजी निर्माण के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है, तो उनका जो एक्सपेंस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, बराबर कर रही है प्रयास कि हाँ ज़्यादा हो हमारा क्या हो, ये ज़्यादा ही हो। अब बात कर रहे हैं शिक्षा के लिए, बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किस प्रकार हो रही है। तो ये जो रेशो है हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है ना आपको, हर चीज़, मिड डे मील हो गया, आपको क्या बोलते हैं पोषण खाना, खाद्य सुविधा के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक्स अवेलेबल करवाना, लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारी सुविधाएं जो क्या है गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रही है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का जो व्यय है वो क्या है, वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। फिर दूसरा है कि 2% शिक्षा उपकर केंद्रीय करों पर, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मैं बताती हूँ क्या है ये। देखो, जब हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, कोई सा भी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या, तो हमारे को जो टैक्स का अमाउंट होता है उस टैक्स के अमाउंट पर कुछ % देना होता है एजुकेशन सेस जिसको हम कहते हैं। तो 2% शिक्षा उपकर, यानी कि हमारा जो टैक्स है उस टैक्स के अमाउंट पर गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे, एजुकेशन टैक्स, एजुकेशन सेस जिसको कहते हैं, केंद्रीय कर पर उपकर लेती है 2% के हिसाब से। ये जो व्यय होता है ये किसके लिए होता है, ये जो राशि एकत्रित की जाती है किसके लिए व्यय होती है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यय की जाती है। यानी कि अगर आपको नॉलेज हो, आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स फाइल करता हो या आपने ITR रिटर्न देखा हो दोस्तों, तो जो टैक्स का अमाउंट आता है फाइनल कैलकुलेशन के बाद, माना कि आपका टैक्स का कुछ अमाउंट आया है, तो इसके ऊपर आपका लगता है एक, उसे कहते हैं एजुकेशन से शिक्षा उपकर, यानी कि टैक्स के ऊपर लगने वाला कर होता है ये सरकार लेती है। और किसके लिए लेती है, शिक्षा के लिए। फिर ये देखो और क्यों बढ़ रहा है, तो ऋण योजनाएं, गवर्नमेंट आपको हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप इतने अवेलेबल हैं कि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास अमाउंट नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है, उच्च शिक्षा के लिए ऋण योजना उपलब्ध करवाती है, जिसमें आपको क्या मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। तो इस तरह की जब सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है शिक्षा के लिए छात्रों को, तो जो शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ, वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, उस व्यय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये तो हो गई बात। और बात कर रहे हैं भविष्य की संभावनाएं, कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर भविष्य में हमारे को इसका क्या लाभ है, भविष्य में हमारे को
क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या होगा, तो उसकी हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो बता रहा है वो हो रहा है आपका साक्षरता दर में निरंतर सुधार, यानी कि हमारा जो शिक्षा के दर में जो हमारा साक्षरता दर है वो हमारी क्या हो रही है, निरंतर सुधार, लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर हो रहा है आपका लिंग समता पहले से बेहतर, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो पहले लिंगानुपात ज्यादा था, शिक्षा के क्षेत्र का जो अनुपात डिफरेंस था बहुत ज्यादा था, असमानता विषमता बहुत ज्यादा थी, तो वो विषमता अब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। फिर आपका हो रहा है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या कम, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच जाते हो, लेकिन बहुत अच्छी उच्च शिक्षा जो प्राप्त करने वाली जो संख्या है वो अभी भी क्या है, बहुत ही कम है। फिर है शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर ऊंची, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे देश में अभी भी बेरोजगारी दर है वो क्या है, ऊंची बनी हुई है। सही लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, इतना पैसा पढ़ाई पर खर्च करने के बाद, अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी हमारे पास क्या है, बेरोजगारी की दर अभी भी ऊंची की ऊंची बनी हुई है। फिर एक है आपका मानव पूंजी निर्माण के अनेक आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं। देखो आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त तो हुए हैं क्योंकि मानव का क्या हुआ, विकास हुआ है, आर्थिक समृद्धि हमारी हुई है, तो हमारे को बहुत अच्छे अच्छे लाभ हुए। देखो चाहे हम देखो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हमारे को अंदर से क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। सभी पढ़ने वाले लोग नौकरी नहीं करते है ना, सभी पढ़ने वाले लोग नौकरी नहीं करते, लेकिन उनका जो स्तर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो उनके परिवार को ही अच्छी तरह से चला पाते, तो उनका आर्थिक और सामाजिक लाभ क्या हमें मिल रहा है। आप एक शिक्षित और एक अशिक्षित के बीच में अंतर आप खुद ही अच्छे से बता पाएंगे कि क्या अंतर होता है दोनों के बीच में, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दोनों में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण से आपका और आर्थिक सामाजिक लाभ क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, आर्थिक और सामाजिक विकास की दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर मानव पूंजी निर्माण जो हमने आज कंप्लीट किया है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।